Dear students, in this video I will tell you some facts about the sets, some rules, types of the sets. Sets एक्चुअल में जो बच्चे क्लास 6, 7, 8 के हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि ये न्यू टॉपिक होता है, इसलिए तो स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट्स. Set, the definition of set, the collection of well-defined distinct object is known as the set. अब इसमें कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड क्या है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. कलेक्शन मतलब कलेक्शन वेरी सिंपल थिंग है कि जब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखते हैं किसी जगह पे तो वो कलेक्शन हो जाता है. लेकिन अब ये वेल डिफाइंड क्या है. वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि पूरी तरह से कि जब हम उसको रखें ऑब्जेक्ट को तो सबको पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट इस काम में आता है और ये चीज है, मतलब कि उसके बारे में कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो भी कलेक्शन किए गए हैं. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेंट्रल टेबल आप सबके घर में होंगी. सेंट्रल टेबल पे जो जो चीज रखी रहती है क्या वो उसको हम उठा करके एक सेट में रख सकते हैं या कलेक्ट करके. तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका रिमोट भी रखा है टीवी का, उसमें आपकी बाइक की भी रखी हुई है, उसमें पेन भी रखा हुआ है, उसमें वेसल भी, पॉट भी रखा हुआ है, उसके बाद उसमें पेन भी रखा हुआ है, कॉपी भी रखी है, बुक भी रखा हुआ है और प्लेट्स भी रखी हुई है. कोई आता है तो उसके सामने चाय है, कॉफी है, इस तरह से भी रखा जाता है, तो एक ये टेबल भर जाती है. अब इसमें डिफरेंट वैरायटी की चीज है, यानी कि कोई ये कहे कि ये एक पर्टिकुलर, मतलब कि ये सारी चीजें उठा के एक पर्टिकुलर काम में आती है तो गलत है, यानी वो सेट फॉर्म नहीं करेगी, यानी उसको हम कलेक्शन के रूप में नहीं ले सकते हैं सेट के फॉर्म में मैथमेटिकली. तो वेल डिफाइंड होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल कहा जाए तो स्कूल में जो क्लासेस बने हैं वो हम ले सकते हैं. LKG A, LKG B, 1A, 1B, 2A, 2B, 9A, B, C, 6A, B, C, D. ये सब क्योंकि these are the sections of our school. ये बिल्कुल मतलब ट्रू है और इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो ये एक टाइप से सेट लिया जा सकता है क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ द स्कूल. इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास में अगर ये कहें कि जितने भी स्टेट्स हैं यूपी में, उनको क्या कलेक्शन के तौर पे लिया जा सकता है सेट के फॉर्म में. तो बिल्कुल सॉरी इंडिया के, तो इंडिया के स्टेट्स, चूंकि इंडिया के स्टेट्स बिल्कुल कंफर्म है कि वेल डिफाइंड है कि ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, सब बिहार है, बाकी इतने सारे स्टेट्स हैं, तो उन सब स्टेट्स को ये वेल डिफाइंड है, ये एक ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रू, तो ये लिया जा सकता है. इसी तरह क्या डिस्ट्रिक्ट को लिया जा सकता है? यस, डिस्ट्रिक्ट को भी लिया जा सकता है. अगर हम किसी एक यूपी के डिस्ट्रिक्ट की बात करें या मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट बात करें तो हम ले सकते हैं, ये वेल डिफाइंड है. लेकिन अगर हम ये कहें कि स्कूल के क्लास के आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को एक सेट के फॉर्म में लिखें तो क्या लिया जा सकता है? नहीं. क्यों? आप अपने आप को ब्रिलियंट, हो सकता है कोई आपको ब्रिलियंट समझ रहा हो, कोई नहीं समझ रहा है. क्या जरूरी है कि और दूसरे स्टूडेंट्स जो ब्रिलियंट नहीं है, मतलब अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या सिर्फ 2 स्टूडेंट जिनकी रैंक आती है 1 to 10 क्या वही ब्रिलियंट है? नहीं, जरूरी नहीं. ब्रिलियंट एक ये नहीं है कि बिल्कुल कंफर्म है कि वो इस समय ब्रिलियंट है तो आगे भी ब्रिलियंट रहेंगे या नेक्स्ट एग्जाम में भी ब्रिलियंट रहेंगे. तो ब्रिलियंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इसलिए उनको सेट फॉर्म में नहीं लिया जा सकता है. इसी तरह अगर आपसे कोई कहे कि आपके जो क्लास जो आपके बैग में या कोई भी बुक्स हैं, बेस्ट बुक या बेस्ट स्टोरी बुक आप कलेक्शन ले सकते हैं, तब भी मैं कहूंगा नहीं. क्यों? क्योंकि बेस्ट स्टोरी बुक कोई कलेक्शन नहीं. हो सकता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी लग रही हो, बेस्ट स्टोरी, वही बुक आप पढ़ रहे हो तो वो
आपको ना अच्छी लग रही हो। तो ये बेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है, बेस्ट का डेफिनेशन नहीं होता है, बैड का डेफिनेशन नहीं होता है। जहां पे डाउटफुल आ जाता है वहां पे हम सेट फॉर्म नहीं करते। तो ये वेल डिफाइंड का मतलब हुआ। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जब भी हम सेट में कोई भी जो कलेक्शन कर रहे हैं वो सब अलग अलग ही होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। जैसे कभी कभी ये होता है कि हम दो चीजें हैं, जैसे सेट में अगर हम ये लिखें 1 2 2 3 4, तो ये एक 1 2 3 4 एक नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये लिया जा सकता है क्योंकि ये एक ही एक बार आएंगे, सबको मालूम भी है, वेल डिफाइंड भी। लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स है तो ये अलग नहीं हुए, ये सेम है और हमने लिखा ये डिस्टिंक्ट। तो तुमको सिर्फ एक बार लिखना है 1 2 3 4 मीन्स इन द सेट you will not repeat the objects or element which you have written inside the middle bracket। तो जब भी सेट को लिखना होता है एक कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एस हो गया, यू हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स हो गया। इनसाइड द मिडिल ब्रैकेट वी राइट द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। इस तरह से कॉमा करके हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे, तो ये कहलाता है सेट। अच्छा, मिडिल ब्रैकेट ही होना चाहिए, यही सेट को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट नहीं बताता है, तो तुम्हें इस मिडिल ब्रैकेट ही लेना है। अब कुछ और चीजें, ये तो हुई इसकी डेफिनेशन में क्या क्या चीजें हैं। अब कुछ चीजें और जो कि सेट के बारे में है, तो मैं आपको बताता हूं कि सेट में कितने और प्रकार होते हैं। सबसे पहले सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि जब हम एलिमेंट्स को अलग अलग लिखते हैं एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर, जैसे 2 4 6 8 ये है, ये हम लिख रहे हैं, ये रोस्टर फॉर्म है, यानी एलिमेंट्स को हम बता रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को कि ये लिख करके बता रहे हैं, ये रोस्टर फॉर्म है। जैसे हम लिख दें सेट ए इज इक्वल टू दिस हाउ मेनी पेशेंट इन लाइब्रेरी फॉर कोरोना। तो अब ये मालूम है कि आज 44 पेशेंट्स हैं, तो उन सबके नाम यदि हम लिखें तो वो कहलाएगा सेट यानी रोस्टर फॉर्म। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम इसको ले सकते हैं 1 A B X 3 4। ये क्या है कि एक सेट माना जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट को हमने लिखा हुआ है। अब ये वेल डिफाइंड है, A भी है, B भी है, X भी है, 3 भी है, 4 भी, ये रोस्टर फॉर्म है। लेकिन जो नेक्स्ट होता है वो तुम्हारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि हम जब इस रोस्टर फॉर्म को किसी रूल के तहत, मतलब उसको रूल के अकॉर्डिंग लिखें तो वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ये लिखा हुआ है A-E-I-O-U, ये क्या है? ये है वॉवेल्स अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं, यानी हमारे पास में जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट है सिर्फ 5 वॉवेल्स होते हैं, ये पता है। अब हम इसको लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? बस इसमें सबसे पहले तुम एक्स लिखोगे हर एक क्वेश्चन में। जब भी तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो एक्स यहां लिख दिया। यहां पे हमने सच दैट, इसको कहते हैं सच दैट, यानी कि अब एक्स क्या है उसे बताना है। एक्स क्या है? एक्स मीन्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग कहलाता है। बिलोंग का मतलब कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसमें? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। अच्छा, मिडिल ब्रैकेट लगाना दोनों तरफ बहुत जरूरी है। तो एक्स, सबसे पहले एक्स लिखे। अब एक्स क्या है उसे बताना है। तो हम अगर मान लो ये नहीं दिया गया, इतना कहीं लिखा हुआ है, तो हमको मालूम हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू वॉवेल्स। अब वॉवेल्स एक तो होता नहीं, तो सॉरी, तो 5 वॉवेल यहां पे लिखने पड़ेंगे, A-E-I-O-U इस तरह से, और तुम लिख सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में ये लिखा हुआ है कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 2 4 6
8, 10 और बहुत सारे नंबर हैं, काफी सारे। अब क्या है ये इवन नंबर्स है। कहां के? नेचुरल इवन नंबर्स है। हर चीज देखनी होती है क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये नेचुरल इवन नंबर है। और इवन नंबर स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो अप टू कई सारे इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमने बताया x लिखेंगे, फिर सच दैट लगाएंगे। अब x क्या है उसे बताएंगे। तो x चूंकि अब इवन नंबर्स आज है इस तरीके से, 5 तो है नहीं कि सिर्फ इसकी तरह से 5 ही वॉवेल्स हो गए, इसमें तो इनफाइनाइट है। तो लिखेंगे कैसे? इज इक्वल टू एक कोई, जैसे हम नेचुरल नंबर बता रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर है तो n कर दिया। तुमको पता है कि इवन नंबर यदि कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन नंबर बन जाएगा, चाहे वो 1 मल्टीप्लाई हो, चाहे 2 मल्टीप्लाई हो, चाहे 3 मल्टीप्लाई हो, चाहे 4, वो इवन नंबर बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2n स्पेशली ऑलवेज इवन नंबर, ये पता है हमें, ये यूनिवर्सल ट्रू है कि इवन नंबर ही होगा। लेकिन अभी इसमें एक चीज की कमी है, अगर तुमने ये लिख दिया, मान लो ये सब नहीं लिखा, इतना लिखा, मिडिल ब्रैकेट लगा दिया, तो फिर लोग डाउट हो करेंगे कि n क्या है, हम n की जगह रखें क्या। तो ये भी तुमको देखना है कि n भी बताना है, एंड करके या और भी कॉमा करके n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कैपिटल N शो करता है नेचुरल नंबर को, ये सब पता कर लेंगे। फिर उसके बाद तो हम 1 रखते हैं तो 2 1 2 2 आया, 2 रखते हैं तो 2 2 4 4 आया, 2 3 6 2 4 8, इस तरह से ही आते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है इसका। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं सेट बिल्डर फॉर्म के, तो जिसमें कि तुमको मतलब कि यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से। अच्छा, कभी कभी सिर्फ कुछ नंबर्स दिए गए होते हैं कि जैसे कि सेट दिया गया है 6 या 6 8 10 12 14, बस इतना दिया गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब यहां भी क्या हो रहा है कि यहां तो बहुत सारे नंबर थे तो हमने x इज इक्वल टू लिख दिया, लेकिन यहां पर हमारे पास में लिमिटेड नंबर्स हैं, इनको रूल के अकॉर्डिंग लिखना है। तो x हमें पता है कि x लिखना ही लिखना है, सच दैट लगाना ही लगाना है, लेकिन x इज इक्वल टू 2n हम लिख सकते हैं ये 2n। अच्छा, इसके साथ में क्योंकि n क्या है ये भी हमें पता करना पड़ेगा, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, हम कितने रखेंगे, तो ये तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा। हमें इसको कन्फाइन करना है उस तरीके से कि n कहां से कहां तक ले, हम मतलब नेचुरल नंबर को कहां से कहां तक ले। तो उसके लिए तुम्हें लेना पड़ेगा n लाइज बिटवीन, लाइज इसका मतलब होता है लाइज बिटवीन। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 2 6 से स्टार्ट होता है, और हम 7 लेते हैं तो 7 2 14 पे ये जाकर के, यानी कि 3 ले, 4 ले, 5 ले, 6 ले, 7 ले। तो अगर इस यहां पे इक्वल साइन ले ले और ये 3 से लेकर के 7 तक, अब इसको हम ब्रैकेट लगावे, मिडिल ब्रैकेट। तो n हम 3 लेंगे, सिर्फ n हम 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 तक लेंगे और इसमें रखेंगे, तो ये नंबर्स हमारे आते चले जाएंगे। और नेचुरल n हमने बता ही दिया है कि इट इज नेचुरल नंबर, तो इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हमारे पास में कई सारे टाइप के सेट्स होते हैं, जिसको हम बताना चाहते हैं कि कितने टाइप के सेट होते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट सेट का मतलब कि हम कोई भी एलिमेंट को, ये जैसे लिखे गए हैं, यहां तक लिखे गए हैं, तो हम ये 2 से लेकर 9 तक, तो हमको पता है कि ये कितने एलिमेंट है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ये फाइनाइट हो गया, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है कि दीज आर द ओनली 8 एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम द 2 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको काउंट, इसे फाइनाइट सेट कहते हैं। जो दूसरा होगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब हुआ कि हम जो ना काउंट कर पाए, जैसे 1 2 3 को ले करके इंफिनिटी तक, मतलब काफी सारे टर्म्स हैं, हमें पता ही नहीं, तो ये कहलाता है इनफाइनाइट सेट्स।
उसके बाद है तुम्हारा तीसरा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिखने के लिए। एम्प्टी सेट को हम दो तरीके से लिखते हैं। एक लिखते हैं अगर हम इस तरह से लिखें, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लगा दे और अंदर कुछ ना लिखे, तो ये एम्प्टी सेट माना जाता है या नल सेट भी कहा जाता है। एम्प्टी सेट में कुछ नहीं लिखना होता है, एम्प्टी मतलब खाली, इसमें कुछ नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट। एक तरीका और भी है जिसे हम इस तरीके, इसको बोलते हैं PHI, फाई का मतलब है नल सेट। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट को बताने का। फिर है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट से लिखा जाएगा, तो इसे कहते हैं सिंगलटन सेट, और दूसरा एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, जो फाइनाइट नंबर जिसको हम काउंट करते हैं ये सब है, तो इसके लिए एक वर्ड आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब हुआ कि हम कितने एलिमेंट हैं उसको काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन लिखने का क्या तरीका है। जैसे हमारे पास में इसमें 2, 3, 8 एलिमेंट्स है, तो कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n, फिर उसके बाद सेट का नाम मतलब ए सेट, और उसमें कितने एलिमेंट हैं उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे 8 एलिमेंट है। जैसे वॉवेल्स की बात करें तो NA = 5, मतलब 5 वॉवेल है। तो इस तरह से ये इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। हमेशा इसी तरह से लिखा जाता है, n स्मॉल ब्रैकेट और फिर सेट का नाम। नेक्स्ट, फिर कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम A एक सेट ले ले 1, 2, 3 और B एक सेट ले ले A, B and 3, 4 इस तरह से, और C भी एक सेट ले लें 2, C, D ऐसे। अब कहा जाए कि सबसे बड़ा सेट कौन सा है, तो देखा जाए तुम लोग कहोगे कि बड़ा सेट यही है, तो कि इसमें 4 नंबर है, यानी 4 एलिमेंट्स है। नहीं, इस एक क्वेश्चन में सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं या यूवी लिखते हैं, और सब पूरे एलिमेंट्स को एक एलिमेंट्स को सारे में से निकाल के इसमें लिख देते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट। जैसे 1, 2, 3 तो ये है ही है हमारे पास में, 4 भी हम लिख दें क्योंकि 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं, फिर ABCD लिख दें, तो ये हमारा सबसे बड़ा सेट कहलाता है। क्यों? एक क्वेश्चन का सबसे बड़ा सेट ये होगा, किसी एक क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन का, लेकिन जरूरी नहीं है। तो हर क्वेश्चन के यूनिवर्सल सेट अलग अलग होते हैं। जरूर नेचुरल नंबर के लिए दिया गया है तो पूरा नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट होगा, पूरा होल नंबर यूनिवर्सल सेट होगा, फिर इस इंटीजर यूनिवर्सल सेट हो सकता है, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट हम बना सकते हैं। तो इस यूनिवर्सल सेट की यूज पड़ता है, कब यूज पड़ेगा अभी हम बताएंगे नेक्स्ट उसमें। देन इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या मतलब होता है? जैसे सेट ए है हमारे पास में 1, 2, 3 एंड सेट बी है ABC। अब इसमें इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कि इसका जो कार्डिनल नंबर है यानी NA वो कितने हैं, कितने नंबर है, कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 यानी 3, और NB में कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें भी 3 है। तो ये दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी कि जब कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, एलिमेंट नहीं, कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ए ये दोनों तरफ एरो और बी, ये इक्विवेलेंट सेट का है। लेकिन अगर इक्वल सेट की बात करें, सिर्फ इक्वल सेट, तो इक्वल सेट में क्या होता है कि दोनों सेट इक्वल होने चाहिए, मतलब ये अलग अलग नहीं होने चाहिए, यानी 1, 2, 3 यहां लिखा है तो 1, 2, 3 यहां भी लिखा होना चाहिए, तब उसको हम कहते हैं इक्वल सेट। सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट सारे इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट सेट के बारे में है। In this, now I will explain about the subsets, supersets and proper subset. सुपर सबसेट का क्या मतलब होता है? जैसे
एक एग्जांपल लिया, सेट ए, कोई भी सेट ए इतना लिया। अब इसी सेट में से और दूसरे सेट जब निकालते हैं, जैसे बी सेट निकाला 1 and 2, सी सेट निकाला a and 3, डी सेट निकाला 2a b 3 एंड ई सेट निकाला 1, मतलब हम सिंगल एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, 2 एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं, 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, 5, मतलब जितने इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं उन सब में से उतने तक हम निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या है, बी सी डी ई, ये सब ए के सबसेट है, यानी कि बी सबसेट ऑफ ए, सी आल्सो सबसेट ऑफ ए, डी आल्सो सबसेट ऑफ ए। ये जो सिंबल होता है ये सबसेट का होता है सिंबल, तो ये सबसेट हो गए। लेकिन अगर हम ये कहा जाए कि एफ यानी कि 5 नल सेट क्या सबसेट है? यस, ये हमेशा हर एक सेट का सबसेट रहेगा, यानी कि एफ ऑलवेज द यू कैन राइट लाइक दिस, या ये भी लिख सकते हैं ये सबसेट होता है हर एक सेट का सबसेट है। तो यानी कि ये 5 तो रहना ही रहना है। क्या ये सेट इटसेल्फ भी सबसेट होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि ये तो नंबर है ही इसमें एलिमेंट्स, तो हर एक सेट अपने का सबसेट जरूर होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए, इसमें बस इक्वल साइन लगा देते हैं, इसका ये मतलब होता है कि इसके इक्वल है। बाकी ये सब इक्वल साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सब इससे छोटे हैं। अच्छा, अगर ये छोटे हैं तो इनका अगर हम इसको इधर लिखें इसको इधर लिखें तब क्या कहलाता है? ये तो सबसेट की बात हुई। अगर हम इसको इधर से इधर लिखेंगे तो वो कहलाता है सुपरसेट, लेकिन उसका सिंबल चेंज हो जाता है। सुपरसेट का सिंबल होता है ए, ये सिंबल उलट जाता है, ए सुपरसेट बी का है, यानी ए बड़ा है बी से, यहां बी ए से छोटा है, तो इसको कहते हैं सुपरसेट। अब बात आती है कि अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो हम कितने सबसेट, जैसे हमने चार्ट बनाए, तो कितने सबसेट बना सकते हैं? तो इसके लिए भी फॉर्मूला है। जैसे हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक अभी हम इसको भी लेंगे, पहले एक छोटा एग्जांपल, जैसे मान लो कि ए एंड बी ये 2 एलिमेंट है, एक मान के चले, और इसका हमें सबसेट निकालना है। तो हम सबसेट निकाल सकते हैं कितने सबसेट? एक तो ए हो गया, एक सबसे पहले हमने बताया कि एक ये भी हो जाएगा, मतलब 5 या नल सेट, एक ये हो गया, दूसरा सेट बी हो गया, और इसके बाद ए और बी भी ले सकते हैं, ये भी एक सबसेट। तो कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 4, यानी अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं तो 4 सबसेट होंगे। ये और ये तो कंफर्म है, ये हर एक में मिलेगा, मतलब नल सेट और सेट इटसेल्फ जरूर मिलेगा जो भी सेट है, लेकिन ये जो तुम्हारे हैं वो उनके एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन हम इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम बता रहे हैं कि जरूरी नहीं कि 2 ही एलिमेंट किसी एक सेट में उसके सबसेट निकालने हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते, जैसे इसमें 5 है, तो 5 है तो कैसे 5 हो? तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं इज इक्वल टू 2 दी पावर n, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ, या हम इसको लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, यानी n अगर 5 है यहां पे तो 2 दी पावर 5 सबसेट्स होंगे, यानी 32 सबसेट्स होंगे इसके। अब वो तुम लोग बना भी सकते हो और देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो 4 एलिमेंट लेके, 3 एलिमेंट लेकर के। तो ये नंबर ऑफ सबसेट्स है। अब बात आती है प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट भी कुछ सबसेट की तरीके से होता है। जैसे हमारे पास में ये अभी हमने बताया कि ए और बी जैसे सेट है कोई, तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स ये लिख ले, ए और बी और ए बी, ये 4 निकले सबसेट। हमें क्या करना है? जो प्रॉपर सबसेट होते हैं बस जो सेट इटसेल्फ होता है उसको हटा देना होता है, यानी कि ये सेट पूरा हटा देंगे तो हमारे पास कितने बचे? हमारे पास ये बचे, ये प्रॉपर सबसेट्स हैं। यानी प्रॉपर सबसेट जो सबसेट होते हैं उससे सिर्फ एक कम होता है। अगर हम किसी सेट का सबसेट निकाले और प्रॉपर सबसेट निकाले तो सिर्फ 1 की कमी होती है, बाकी सब कुछ सेम होता है, सिर्फ इस सेट को नहीं लिया जाता है। तो अगर हम फॉर्मूला लिखे नंबर ऑफ
प्रॉपर सबसेट, दिस इज इक्वल टू द पावर n माइनस 1। ये कौन सा सेट सब्ट्रैक्ट हुआ? उस खुद का सेट, यानी सेट इटसेल्फ नहीं लिया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। और ये हमेशा छोटा होता है, मतलब अपने सबसेट से हमेशा कम होता है, तो इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। थैंक यू।